हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट D05 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी टीचर में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे, जो कि वर्ग एक और वर्ग दो की जो एग्ज़ाम पीईबी द्वारा आयोजित की जाएगी या की जा रही है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के रूल क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति होगी वो किस टाइप की होगी। ठीक है, कि कहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा और कहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं किया जाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक पीईबी, ये आदेश नंबर है भोपाल दिनांक 4/8/2016 के अनुसार पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षाएं जिनमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में, फ्रेंड्स इस पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति यूज की जाएगी और उनका जो परीक्षा परिणाम है वो नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि जो भी एग्जाम होगी वो एक से अधिक शिफ्ट में अगर हो रही है ना, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट या आज हुई कल हुई, इस टाइप से अगर कोई शिफ्ट एक से अधिक शिफ्ट में हो रही है, तभी जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाएगी। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज नहीं की जाएगी। जैसे जियोग्राफी या भूगोल का पेपर वो एक ही शिफ्ट में हुआ है वर्ग एक का, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज नहीं होगी। जबकि हिंदी के जो है दो पेपर हुए थे, है ना, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस डेफिनेटली यूज होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, लेकिन अगर जैसे कि कुछ शिफ्ट है, जैसे इंग्लिश का पेपर हुआ, बायो का पेपर हुआ, भूगोल का पेपर हुआ, इन पेपर में अगर कोई मूल्यांकन पद्धति यूज की जाएगी तो वो किस टाइप की होगी। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर अगर भूगोल का पेपर हुआ या कॉमर्स का पेपर हुआ या बायो का पेपर हुआ या इंग्लिश का पेपर हुआ, उनमें अगर कोई, देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं पे कुछ प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो किस टाइप के मूल्यांकन किया जाएगा तो वो देख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में दो प्रश्न निरस्त किए जाते हैं, है ना, जैसे कि दो प्रश्न अगर कुछ त्रुटिपूर्ण हुए और उन्हें अगर निरस्त किया जाता है और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी के 148 प्रश्न, है ना, दो प्रश्न अगर 150 में से हटा दिए गए तो 148 प्रश्नों में से 140 अंक प्राप्त करता है वो। ठीक है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, उसके जो थे एग्जाम के टाइम में तो 150 में से 140 उसके मार्क्स आए थे, लेकिन जब फाइनल आंसर शीट बनी तो वहां से दो प्रश्न हटा दिए गए, मतलब 148 हो गया। तब उसके जो है 150 के अकॉर्डिंग अगर उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके जो मार्क्स, देखिए फ्रेंड्स, आए थे 140, लेकिन दो प्रश्न हटने के बाद उसके जो मार्क्स जो है 150 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो मार्क्स है वो होंगे 141.89। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रश्न में त्रुटि है, कौन से त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो उस इस बात का खास ध्यान रखना है। तो आप लोगों के जो मार्क्स जरूर डेफिनेटली बढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मार्क्स किस कंडीशन में बढ़ेंगे और किस कंडीशन में कम भी हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कुछ प्रश्न हटाते हैं तो वो उसके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इतने बढ़ जाएंगे, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। ठीक है, उन्होंने सेम एग्जाम दी है। ठीक है, और उनके जो मार्क्स देखिए 150 में से 140 आए कैंडिडेट ए के भी और कैंडिडेट बी के भी 140 में से 150 में से 140 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब लेकिन देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन जो उन्होंने त्रुटिपूर्ण पाए हैं पीईबी ने, है ना, जो एरर जिनमें थी दो क्वेश्चन में, और दो क्वेश्चन हटा दिए उनने। लेकिन हुआ क्या कि कैंडिडेट ए ने जो था, कैंडिडेट ए के वो मार्क्स उसमें इंक्लूड थे। ठीक है, मतलब कैंडिडेट जो दो क्वेश्चन हटाए हैं वो कैंडिडेट ए के सही थे और उसके साथ ही उसके जो 140 मार्क्स हुए थे। लेकिन जैसे ही दो क्वेश्चन हटाए उस तो उसके 148 में से 138 मार्क्स हो गए। लेकिन वहीं जो कैंडिडेट बी का क्या था कि कैंडिडेट बी ने वो क्वेश्चन ऑलरेडी गलत ही किए थे। ठीक है, कैंडिडेट बी ने जो थे वो क्वेश्चन कैंडिडेट ऑलरेडी गलत ही किए थे, तो इसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो क्वेश्चन इसके ऑलरेडी गलत थे। तो इसके जो दो क्वेश्चन जो हटाए उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और इसके जो है 148 में से 140 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में कैंडिडेट बी के तो क्या होगा, 140 से 141.89 मार्क्स हो जाएंगे जैसा कि इस फॉर्मूले से दिया गया है। लेकिन इस वाले बंदे को, जो ये जो कैंडिडेट ए है, इसके मार्क्स क्या होंगे, 138 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे, 138.8 या 8 समथिंग कुछ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर दिक्कत है उन लोगों के साथ जिनके
क्वेश्चन सही थे लेकिन उनको त्रुटिपूर्ण मानकर अगर पीई हटा देगा तो वहाँ पर ये कंडीशन इस टाइप की हो जाएगी कि उनके जो मार्क्स वो कम हो जाएंगे, जबकि इस कंडीशन में जो मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि जो है जो भी पेपर हुए वो अगर एक ही शिफ्ट में हुए हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। उनमें सिर्फ अगर क्वेश्चन अगर कोई निरस्त होता है या कोई त्रुटिपूर्ण प्रश्न पाया जाता है, उसी कंडीशन में जो है अंकों की गणना इस टाइप से की जाएगी, ठीक है। और उस केस में जो है नंबर कम भी हो सकते हैं और नंबर बढ़ भी सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।